अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे प्रोग्राम की आज की टॉप स्टोरीज पर एक नजर डालते हैं। जरदारी साहब की आमद पर सरकार खुश, वजीर आजम की पार्टी मामलात संभालने की तजवीज, बिलावल से हुकूमती परेशानी जाहिर हो रही है। और कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, पंजाब के बल्दियाती दंगल में नवाज लीग का मुकाबला नवाज लीग से हुआ और नवाज लीग ही जीत गई। अजब इंतखाबात की गजब कहानी पर भी प्रोग्राम में बात होगी। कल जब आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी की खुशी में शाराए फैसल की सफाई सुथराई का नोटिफिकेशन आया तो यूं लगा कि अब शहर साफ होगा, खोखरापार और मलीर के इलाकों में गंदगी के ढेर खत्म हो जाएंगे, जिससे शायद वहां फैली हुई पुरअसरार बीमारी भी किसी हद तक काबू में आ जाए। शहरियों ने सुख का सांस ही लिया था कि आज एक और नोटिफिकेशन आ गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आमद कल 3 बजे मुतवक्के है तो 1 बजे से ही एयरपोर्ट के अतराफ के तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। आसान अल्फाज में कहें तो कल शहर का एक बड़ा हिस्सा जैम होने वाला है, तो देखभाल कर ही बाहर निकलें और अगर एयरपोर्ट जाना जरूरी हो तो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। जहां इंतजामी मामलात अवामी अहमियत के हामिल हैं, वहीं सियासी मामलात भी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ऐसे वक्त में वतन वापस पहुंच रहे हैं जब पीपल्स पार्टी की डेडलाइन में 4 दिन बाकी हैं। 27 दिसंबर के बाद से हुकूमत मुखालिफ मुहिम का आगाज होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत इसलिए एक्साइटेड भी है और तासुर ये दिया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी इस मुहिम को लीड करेंगे। ये वापसी हुकूमत के लिए चैलेंजिंग होगी, मजीद मुश्किलात पैदा कर देगी, लेकिन आज वजीर आजम नवाज शरीफ का रद्द अमल खासा गैर मुतवक्के भी है और सरप्राइजिंग भी है। उन्होंने बोस्निया में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और जरदारी साहब की वापसी को खुशाइन करार दिया है, उनसे अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया है। साथ ही ये मशवरा भी दिया है कि वतन वापसी पर उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और पार्टी मामलात अपने हाथ में लेने चाहिए। वजीर आजम का ये बयान बज़ाहिर हकीकी है क्योंकि माजी में वाक़ई मियां साहब के आसिफ अली जरदारी से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अमूमी तासुर भी यही है कि जब भी नवाज शरीफ को सपोर्ट की जरूरत होती है तो जरदारी साहब सियासत में एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में दोनों ने एक दूसरे का साथ भी दिया है। लेकिन इस बयान का सियासी पहलू भी है। वजीर आजम ने आसिफ अली जरदारी को पार्टी मामलात अपने हाथ में लेने का मशवरा दिया है, जिससे जाहिर होता है कि वो बिलावल से खुश नहीं और तस्दीक चाहते हैं कि असल में अब भी पार्टी फैसलों का असल इख्तियार जरदारी साहब को ही है। कहीं ऐसा ही है। आज का ये प्रोग्राम और इसका पहला सेगमेंट, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। जरदारी साहब की वतन वापसी और हुकूमत का खुशामदीद कहना, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट आमिर अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। जरदारी साहब की आमद से पहले ही पीपल्स पार्टी की जानिब से और उनके रहनुमाओं की जानिब से जिस किस्म के बयानात आते रहे हैं, खासतौर पर अगर हम बिलावल की बात करें, उससे तो ये लग रहा था कि हुकूमत परेशान होगी कि अब खुलकर ऑपोजिशन सामने आने वाली है। लेकिन जरदारी साहब की आमद पर आज वज़ीर आज़म का ये बयान, वो तो खुश हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम खुशामदीद कह रहे हैं, वो आए जरदारी साहब वतन वापस। तो इसका मतलब है कि वो जो मुफाहमत की सियासत थी वो दोबारा से शुरू हो जाएगी या वाकई हमें ऑपोजिशन देखने को मिलेगी? नाजी, इसके अंदर जो सबसे दिलचस्प चीज़ है ना, आप देखें, आप मीडिया कवरेज देखें तो अंदाज़ा आपको होगा, लगता है बड़ा धमाका होने वाला है मुल्क की सियासत के अंदर और बड़ी हलचल मचने वाली है। मैं समझता हूँ कि एक खामोश धमाका जरदारी साहब की सियासत में हुआ है उनकी इस वापसी के फैसले से। आपको याद होगा आज से 18 माह बाद जब उन्होंने वतन छोड़ा तो वो एक बड़ी धुआंधार तकरीर के बाद छोड़ा, जिसमें उन्होंने बराह रास्त तकरीबन ये कहा कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद ये 18 माह की जो एब्सेंस थी उनकी, उनसे लगा कि वो जितना भी उनकी पार्टी कहती रही कि वो इलाज की खातिर गए हुए हैं, बुनियादी तौर पे वो किसी खदशात की वजह से बाहर निकले हैं, चाहे उन्हें वो अस्करी क़यादत से खदशा था उस वक्त की, या उनको किसी रियासती इदारे जैसे कि रेंजर्स हैं, जैसा कि नैब है, उनसे कोई खदशा था जिससे वो गए हुए हैं। लेकिन अब जिस माहौल में वो पलट रहे हैं वो माहौल बिल्कुल उनके लिए साजगार हो चुका है। नवाज शरीफ साहब जब 2015 के अंदर बड़े मजबूत नजर आ रहे थे, वो तरह तरह के स्कैंडल्स में घिरे हुए हैं। पनामा लीक्स का मसला, फिर ये नैब का प्ली बारगेनिंग के नाम पर नाकाबिले फहम फैसले जो कि बड़े स्कैंडल में बदल सकते हैं बाद में जाके, जिनकी अभी ताज़ा तरीन खबरें आना शुरू हुई हैं। उनको ज़रूरत है एक ऐसे सियासतदान की इस मुल्क के अंदर जिसके में माजी में जिनके साथ वो मिल के सियासत कर चुके हैं और वो उनकी मदद चाहते होंगे कि अगले 1 साल, अगले 14-15 महीने, मई 2018 तक वो उनका हाथ बटा सकें। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये वज़ीर आज़म का बयान जो है ये महज एक रस्मी सियासी बयान है। मेरा ख्याल उन्होंने
दिल से बात की है और खुश हैं। तो वो जो एक तासुर है, इसका मतलब है कि उसकी तस्दीक होती है कि जब भी मियां नवाज शरीफ मुश्किल का शिकार होते हैं तो जरदारी साहब आगे बढ़ते हैं उनका हाथ थामने के लिए। बहरहाल, जिस धुआंधार तकरीर का आपने जिक्र किया जो जाने से पहले उन्होंने की थी और फिर 18 माह वो खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार किए रहे हैं, क्या वापस आकर कल इसी किस्म की कोई धुआंधार तकरीर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जरदारी साहब अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए दोबारा से वही उसी टेम्पो में आने के लिए कोई तकरीर कर सकते हैं उस तरह की? देखिए, ये जरदारी साहब ही जानते हैं कि उन्होंने फौरन आते साथ ही कोई उन्होंने ऐसी बात करनी है जिससे उनको वो सियासत का जो एजेंडा है, जो इस वक्त किसी एक शख्स के हाथ में या किसी एक सियासी जमात के हाथ में नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान का सियासी एजेंडा मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट उसका जो एरे है वो मियां नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट ज़रूर है, वो हुकूमत के खिलाफ ज़रूर है, लेकिन वो किसी एक सियासतदान के हाथ में नहीं है, खा वो इमरान खान हो या आसिफ अली जरदारी साहब हों। सो ये अभी कहना मेरे ख्याल में मेरे लिए तो कम से कम मुमकिन नहीं है कि वो कल आते ही कोई बड़ी धुआंधार सी बात कर देंगे। 18 माह की एक खामोशी थी वो तो टूटेगी जी, वो टूटेगी। और मेरा ख्याल है जो इस वक्त उनके लिए ज़रूरी है वो उस तासुर से भी निमटना है कि जो बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में की हैं, जिस टोन जिस लबो लहजे में उन्होंने वो बातें की हैं, क्या वाकई वो अमली सियासत में भी ट्रांसलेट करेगा या जरदारी साहब उसको आकर संभाल लेंगे? क्योंकि एक मैसेज तो मिल गया है, एक तरफ जहां मियां नवाज शरीफ खुश हैं वहीं वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पार्टी मामलात अपने हाथ में लें। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उनका बराह रास्त इशारा बिलावल की जानिब है, बिलावल से हुकूमत खुश नहीं है। बिल्कुल, देखें बिलावल जो हैं वो अपनी सियासत के उस हिस्से में हैं जहां उनको पाकिस्तान की सियासी जानशीनी के असूलों के मुताबिक पार्टी की क़यादत मिल तो गई है, लेकिन पार्टी पर उनका मुकम्मल इख्तियार तभी हो सकता है ना जब वो पार्टी को कुछ अरसे साथ लेकर चले, और ख़ास तौर पर पार्टी उनकी बराह रास्त क़यादत के अंदर एक इलेक्शन लड़े। वो वक्त अभी आने वाला है। तो जरदारी साहब का एक प्रिंसिपल चैलेंज तो ये है कि उन्होंने बिलावल को, अपने बेटे को उसके लिए तैयार करना है, उस वक्त के लिए तैयार करना है, और उस वक्त के लिए तैयार करने का में उनको मफाहमत की भी ज़रूरत है हुकूमत वक्त के साथ, लेकिन उस मफाहमत के साथ साथ अपने सियासी दाव पेच उनको वैसे ही रखने होंगे जैसे नवाज शरीफ साहब ने रखे थे जब जरदारी की हुकूमत थी। अगर हम 18 माह पहले देखें तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात की अंदरूनी खबरें थीं। अगर वैसी ही सूरत हाल रहती है और बिलावल को खामोश करने की कोशिश की जाती है तो क्या अंदरूनी इख्तिलाफात हो सकते हैं, घर के अंदर इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं? देखिए ना जी, ये सारा मेरा ख्याल है मुल्क जानता है इस वक्त कि अगर एक सरकारी अफसर की तब्दीली के ऊपर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन होने के बावजूद अपने वालिद साहब को कायल नहीं कर सके तो बड़े सियासी फिलहाल उनकी नहीं चलेगी। उनको अपनी सियासत को इस तरह से लेकर चलना होगा कि वो बिलावल भुट्टो साहब को खुली छूट दिए बगैर उनको पाकिस्तान के पेचीदा सियासी रस्ते उनको निगोशिएट करना सिखाएं। बहुत शुक्रिया आमिर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब के अजब बल्दियाती इंतखाबात की गजब कहानी की। हमारे साथ रहिए। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक, ये मुहावरा नून लीग पर बिल्कुल फिट बैठता है, जिसका आज बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला था और कोई भी पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकी है। शायद इसीलिए नवाज लीग आपस में ही मद्दे मुकाबिल थी। यहाँ पर फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली ग्रुप में मुकाबला हमने देखा। नारोवाल की तरफ आ जाएं तो यहाँ एहसन इकबाल और दानियाल अजीज कैंप आमने सामने आए, लेकिन आखिर में जीत नवाज लीग ही की हुई। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुआ तो नारोवाल में एहसन इकबाल के बेटे ने कामयाबी समेटी। सिर्फ अटक और लाला मूसा में नवाज लीग अपना मेयर लाने में नाकाम रही और यहाँ पर काफ लीग और पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। अब फैसलाबाद में जश्न का समा है। राना सनाउल्लाह के हामी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इन खुशियों में उस तकलीफ को फरामोश नहीं किया जा सकता जो आज फैसलाबाद के एक बाप ने उठाई, जो बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के नाम पर बंद रास्तों की वजह से अपने 5 माह के बच्चे को बरवक्त अस्पताल नहीं पहुंचा सका और वो उसके हाथों में ही दम तोड़ गया। ये लम्हा फिक्रिया है। सिक्योरिटी के नाम पर ये वीआईपी कल्चर की बदतरीन मिसाल है, जिससे अब अस्पताल भी महफूज नहीं। वो अस्पताल जिनके रास्ते जंगों में भी बंद नहीं किए जाते, लेकिन आज इलेक्शन सिक्योरिटी के नाम पर बंद कर दिए गए। पंजाब में लड़ी गई ये बल्दियाती जंग, इसी पर हम बात करेंगे। आज न्यूज़ के लाहौर के कमर जब्बार हमारे साथ हैं। कमर, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से खानदानी सियासत का जो फिनोमेना है वो खुलकर सामने आया है। क्या ये नताइज पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद नहीं है कि शाहाना तर्ज पर हुकूमती निज़ाम चलाया जा रहा है, भांजे हैं, भतीजे हैं, उनको ओहदा देने का जो कल्चर है यही शाही निज़ाम होता है?
जी, सबसे पहले तो हुक्मरान जमात से अगर ये पूछा जाए कि 1 साल 1 माह और 22 दिन ये जो डंप करके रखा हुआ था बल्दियाती नुमाइंदों को, उसका हिसाब कौन देगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए फंड तो थे नहीं, तो इन लोगों को चुप करके ये बैठे हुए थे। अब तकरीबन 31 अगस्त को दिसंबर को इनकी हलफ बर्दारी होगी, तो फिर इन्हें इनके ओहदों का चार्ज मिलेगा। तो इस तरीके से तकरीबन 1 साल 2 माह तो ज़ाया हो गए। अब जहाँ तक भतीजे भांजे और भाई बहन इनको टिकटें देने का मामला है, तो ये तो बहुत पुराना है। कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी के में भी अगर देखा जाए तो महमूद अहमद महमूद ने अपने बेटे को लड़ाया और कमर जमान कायरा ने अपने भतीजे को लड़ाया। तो ये तो इन पार्टियों में चलता ही रहता है। कोई किसी जगह कहीं भी फैमिलीज जो हैं, सियासी फैमिलीज, वो कहीं भी स्पेस खाली नहीं छोड़ती हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि बल्दियाती इंतखाबात हों, चेयरमैनशिप हो, डिप्टी चेयरमैनशिप हो, उनके लोग ज्यादा से ज्यादा आएं। चलती चली आ रही है और आइंदा भी चलती रहेगी। ये रवायतें चलती आ रही हैं। ये बताएं कि आज बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। ऐसी कौन सी थ्रेट्स थी जिनकी बिना पर अस्पताल के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए? क्योंकि अमूमन किसी भी किस्म के इंतखाबात में सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह से तो नहीं होता। जाहिर है कि मिसमैनेजमेंट ही कहलाएगी कि आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल है, वहाँ लोगों ने आना है, उस रास्ते को क्लियर रखा जाए। लेकिन एक वीआईपी मूवमेंट के लिए कि कोई भी पोलिंग स्टेशन पे आएगा जाएगा, और फैसलाबाद में चूंकि राना सनाउल्लाह का ज़्यादा जोर था, इस वजह से उन्हें यही था कि शायद MNA MPs का यहाँ गश्त रहेगा। इस वजह से हॉस्पिटल के सामने वो रोड बंद रखी गई। हालांकि सर्विस रोड खोली भी जा सकती थी, लेकिन चूंकि VIP कल्चर भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, हर एक को सिक्योरिटी भी चाहिए, तो इस लिहाज से वो एक बंद करके जो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की गई। हालांकि 144 या 45 के करीब वोट थे जिन्होंने वोट कास्ट करने थे, तो उनके खातिर ये रास्ते बंद करके आज ये कीमती जान भी ज़ाया हुई। और इसी तरह गुजरावाला में भी झगड़े हुए, मुल्तान में भी असले की नुमाइश की गई। ये वाक़यात सामने आए हैं। तो और ये एक छोटा इलेक्शन था, कोई कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं था। एक बहुत मुख्तसर जो कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की वोटिंग थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे अपना वोट भी कास्ट कर सकते थे। कोई कारकुनों का इतना ज्यादा जोशो खरोश भी इन इलेक्शन में सामने तो नहीं आता। जिसको आप छोटा इलेक्शन कह रहे हैं, ये छोटा इलेक्शन आगे चल के क्या बताने वाला है? आज के इंतखाबी नताइज देखने के बाद 2018 के आम इंतखाबात की पेशगोई की जा सकेगी? जी बिल्कुल। अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून पूरी तरीके से पंजाब में तो इन हो गई है, और पीपल्स पार्टी की जगह को अगर मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अगर वो अपना उम्मीदवार लाए हैं, तो PTI जो कि कमज़ोर जहां जहां दिखाई दी है, उसने बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी की हमायत करते, उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। गुजरात में PTI ने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। इसी तरह मखदूम अहमद महमूद रहीम यार खान के हल्के में PTI के तकरीबन 3 वोट थे, उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। तो तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा किरदार अदा किया है, बजाय इसके कि वो हार जाते या इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ना करते, अपने वोट ज़ाया कर देते। लेकिन हुक्मरान जमात के साथ उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन के ये वोट गए हैं। तो इस लिहाज से यही पता चलता है कि शायद कुछ थोड़ा सा इनमें अजीज़ रिश्तेदारी या जो वहाँ की कल्चरल सियासत है उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा किया है। लेकिन बाज़ाहिर मुकाबला अब टफ नजर आएगा पंजाब में, क्योंकि PTI ने एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर यहाँ सामने आई थी, उसने दूसरे नंबर पे वोट लिए थे। या पीपल्स पार्टी भी दोबारा नमूदार हो रही है। यहाँ तक कि कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी, क्योंकि पिछले दिनों खासी एक्टिविटीज रही है यौम तासीस के हवाले से पीपल्स पार्टी की, उसका कोई रिजल्ट मिला इन इंतखाबात में? उसकी एक छोटी सी झलक जरूर नजर आई है लाला मूसा में कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं, उसके लिए लाला मूसा में कमर जमान कायरा के भाई खड़े थे, और उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने अपना मुश्तरका कैंडिडेट शब्बीर भट्टी दिया था, लेकिन वो हार गए और पीपल्स पार्टी उसके बावजूद जीती कि तहरीक इंसाफ ने उनका साथ भी दिया था। और लाला मूसा में पहले भी बल्दियाती इंतखाबात में इनका असर रसूख ज्यादा रहा है कमर जमान कायरा का। कमर जब्बार हमारे साथ थे। इंतखाबात के नताइज पंजाब में नवाज लीग की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है जो कि आज सामने आया। लेकिन अगर हुकूमत ये मकबूलियत बरकरार रखना चाहती है तो उसे खिदमत पर जोर देना होगा और ऐसे इक़दाम से बचना होगा जो अवाम के लिए बाइस अज़ियत बने। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।